नमस्कार दोस्तों, जीके नोट्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सोमिंदर सिंह। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। हमने संविधान सभा की बैठकों के बारे में चर्चा की और हमने बात की थी कि प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और इन देशों के जो बेहतरीन प्रावधान थे उन बेहतरीन प्रावधानों को हमारे देश के संविधान में शामिल किया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान निर्माताओं ने किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान निर्माताओं ने संविधान के लगभग 2/3 लगभग 2/3 प्रावधान सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किए हैं। तो हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम से कौन कौन से प्रावधान लिए। तो भारत शासन अधिनियम से सबसे पहला प्रावधान फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय तंत्र। एक व्यवस्था होती है फेडरल स्ट्रक्चर और एक होती है यूनिटरी सिस्टम। इन दोनों के बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि संघीय व्यवस्था में होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, शक्तियों का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। तो भारत ने जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ग्रहण किया। दूसरा है न्यायिक प्रणाली। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं बताइए, 25 हाई कोर्ट। और एक उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, ये एकीकृत व्यवस्था जो है, ये न्यायिक प्रणाली, ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ग्रहण की। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रावधान की। अगला प्रावधान है संघ लोक सेवा आयोग। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का क्या कार्य है, तो यूपीएससी का जो प्रावधान है ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ग्रहण किया। बाईकैमरल सिस्टम, जैसे हमारे संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन से बताइए। एक है राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं और दूसरा है लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। इसी प्रकार राज्य में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, बाईकैमरल सिस्टम है, जिसमें एक सदन है विधानसभा और दूसरा सदन है विधान परिषद। तो ये बाईकैमरल जो सिस्टम है ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ग्रहण किया। अगला प्रावधान है अध्यादेश। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जब संसद सत्र में नहीं हो और उस समय तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है। यह कानून अस्थायी होता है। ठीक है, इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत किया गया। उसी प्रकार राज्य में आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से कानूनों का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम अगले प्रावधान की बात करें। अगला प्रावधान है प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये हमने भारत शासन अधिनियम से लिया। और आपातकालीन जो उपबंध है ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ग्रहण किए। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रावधान से हमने सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था ली। एक होता है संसदीय शासन व्यवस्था और एक होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ये यूएसए में है। संसदीय शासन व्यवस्था और इन दोनों के बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम ब्रीफ इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था में यह होता है कि जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अगले प्रावधान की। तो अगला प्रावधान है द्विसदनीय व्यवस्था। ये द्विसदनीय व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भी पढ़ी थी। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि भारत ने किस देश से द्विसदनीय व्यवस्था या बाइकैमरल सिस्टम है ग्रहण की है, ऑप्शन आपको दे दिया जाए भारत शासन अधिनियम, और आप पहले ऑप्शन को देखते ही आप उसे टिक कर दें। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाए ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाए फ्रांस, और लास्ट ऑप्शन 1 व 2 दोनों। तो हमारा आंसर होगा 1 व 2 दोनों। हमने यहां से ब्रिटेन से भी द्विसदनीय शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है। तो आप प्रश्न को पहले पूरा पढ़िएगा, उसी के बाद ही आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रावधान की। तो हमने बात की कि संसदीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता ये रहती है कि जो कार्यपालिका है, जो मंत्री परिषद है, ये निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये जो निम्न सदन का जो प्रावधान है, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है कि जो मंत्री परिषद है, ये सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। अब मंत्री परिषद में भारत में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और डिप्टी मिनिस्टर। ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के बारे में तो आपने पढ़ा ही था जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था। जो 3 सदस्यीय दल था, ये तीनों सदस्य ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट के कैबिनेट स्तर के ये मंत्री थे, ठीक है। तो ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। अगला प्रावधान है विधि का शासन, कि देश का जो शासन है वह विधि के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? विधि के माध्यम से, ना कि किसी व्यक्ति के इच्छा अनुसार। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से। अगली बात कीजिए विधायी प्रक्रिया। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि संविधान सभा ने किस प्रकार संविधान के प्रारूप को पारित किया। पहले उन्होंने प्रारूप को पहले सदन में पेश किया, उसके बाद फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग हुई, और उसके बाद यह प्रस्ताव पारित हुआ। इसी प्रकार कोई भी बिल या कोई प्रस्ताव है, उसे पारित करने के लिए सबसे पहले एक सदन में पेश किया जाता है, उसके पश्चात उस पर इसी प्रकार 3 बार रीडिंग होती है, और फिर ये पारित होता है, और ये दूसरे सदन में पेश होता है, वहां भी यही प्रक्रिया का पालन किया जाता है। वहां से ये पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह जो विधेयक है, ये कानून का रूप लेता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रावधान की। अगला प्रावधान है एकल नागरिकता। भारत में प्रत्येक नागरिक के पास केवल भारत की नागरिकता है, ठीक है। वहीं यूएसए में क्या होता है कि वहां के नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती है। एक तो उसे यूएसए की नागरिकता प्राप्त होती है, तथा वह जिस राज्य का निवासी है, उस राज्य के द्वारा भी उसे नागरिकता प्रदान की जाती है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता का प्रावधान किया। अब हम बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकार। जो संसदीय विशेषाधिकार है, जो संसद के सदस्य होते हैं, इन्हें आम नागरिकों से अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार राज्य की विधानमंडल के सदस्य, ठीक है। तो ये संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिए। तो यूएसए के संविधान से सबसे पहला प्रावधान है न्यायिक पुनरावलोकन। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून, यानी विधायिका के द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका के आदेश, क्या ये संविधान के दायरे के अंतर्गत रहते हुए बनाए गए हैं? क्या ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं? इन सब की समीक्षा न्यायालय के द्वारा की जाती है, और अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय द्वारा इन्हें अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो ये जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है, ये हमने यूएसए से लिया है। अगला प्रावधान है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है विधायिका, व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा होता है
न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने किए, इसके अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका जो है ये न्यायपालिका के जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिससे न्यायपालिका बिना किसी भय और पक्षपात के न्याय निर्णय कर सके। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रावधान की, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जनता के हित के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। सर्वप्रथम जनहित याचिका अमेरिका के संविधान में शामिल की गई और यह प्रावधान हमने यूएसए से लिया है। अगले प्रावधान की बात करें, अगला प्रावधान है मूल अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार से तात्पर्य है कि संविधान द्वारा नागरिकों के समग्र विकास के लिए मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये मूल अधिकार का जो प्रावधान है ये हमने यूएसए से लिया। अगला प्रावधान है उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति द्वारा दोहरी भूमिका निभाई जाती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। उसी प्रकार यूएसए में जो उच्च सदन है सीनेट, उपराष्ट्रपति वहां का चेयरमैन होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रावधान की कि किस प्रकार राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अगले प्रावधान की बात करें कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार उनके पद से हटाया जाएगा, ये प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रावधान की। अगला प्रावधान है प्रस्तावना, प्रेम्बल। प्रेम्बल का जो प्रावधान है ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। प्रस्तावना के माध्यम से हमें अपने संविधान निर्माताओं के आदर्श और मूल्यों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यह प्रावधान हमने यूएसए से लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से सबसे पहला प्रावधान है नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से राज्य के उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाता है और किस प्रकार एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, उन सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगले प्रावधान की बात की जाए तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिनका संबंध कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से होता है। उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कनाडा के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए। तो संविधान निर्माताओं ने फेडरल सिस्टम अपनाया था और संविधान निर्माता ये चाहते थे कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हो राज्यों के बजाय, केंद्र सशक्त हो और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह भी केंद्र के पास हो। अमेरिका भी फेडरल देश है पर अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह राज्यों के पास ज्यादा हैं। किनके पास ज्यादा है? राज्यों के पास। तो
हमने जो ये फेडरल सिस्टम है ये कनाडा से लिया कि सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र के पास होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वहीं यूएसए में क्या होता है, राज्यपाल का निर्वाचन होता है, उसका चुनाव होता है। अगला प्रावधान है कि राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने सबसे पहले समवर्ती सूची का प्रावधान लिया। 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और इसके अलावा समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उन पर कानून कौन बनाता है, संघ, यानी संसद कानून का निर्माण करती है। ठीक है, वहीं राज्य सूची में जो भी विषय हैं उन पर कानून निर्माण करती है विधानमंडल। ठीक है, और समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं इन पर कानून का निर्माण संघ के द्वारा और राज्य के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन किसी विषय पर इन दोनों के मध्य कोई मतभेद हो तब केंद्र के द्वारा जो निर्मित कानून है वह मान्य होगा। और जो विषय इन तीनों ही सूची में नहीं है उन पर कानून निर्माण का जो अधिकार है वह केंद्र का होता है, जो हम बोलते हैं अवशिष्ट विषय। तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये अवशिष्ट शक्तियां हमने अभी पढ़ा था पीछे ही, हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। अगला प्रावधान है कि प्रस्तावना की भाषा शैली एवं उसके जो भाव है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया। वहीं आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का जो प्रावधान है वह हमने कहां से लिया, तो हमारा आंसर होगा यूएसए से, पीछे हमने पढ़ा था। ठीक है, अगला जो प्रावधान है वह है जिस प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है स्वतंत्र रूप से, जैसे राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से गुजरात, जो ये व्यापार होता है, ये स्वतंत्र व्यापार का जो प्रावधान है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। अगला प्रावधान है संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य 6 माह तक विवाद की स्थिति बनी रहती है तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो ये संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है दोनों सदनों की, ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। चलिए अब हम बात करते हैं जर्मनी के जो वाइमर संविधान है उससे हमने क्या ग्रहण किया। देखिए, ये जर्मनी का वर्तमान संविधान नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में 1919 और 1920 के मध्य वाइमर नामक स्थान पर इस संविधान का निर्माण किया गया। और इस संविधान का जो प्रावधान है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिए। तो पहला प्रावधान है गणराज्य, रिपब्लिक, यानी देश का जो सर्वोच्च पद है, देश का जो सर्वोच्च पद है वह वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होगा। देश का सर्वोच्च पद कौन सा है हमारे, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पुदुचेरी है वहां के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रावधान हमने फ्रांस से लिया। अगला प्रावधान है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श। स्वतंत्रता
से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा, उसे गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होगा। समानता यानी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और बंधुता से तात्पर्य लोगों के मध्य भाईचारा। तो ये तीनों ही प्रावधान हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं जापान के संविधान से हमने क्या प्रावधान लिया। तो जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रावधान लिया। इसके अंतर्गत विधायिका और अन्य निकाय द्वारा जो भी निर्मित कानून है वह तभी वैलिड होंगे जब एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करके उनका निर्माण किया गया हो। ठीक है, तो ये प्रावधान हमने जापान के संविधान से ग्रहण किया है। चलिए अब हम बात करते हैं सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिए। तो हमने यहां से मूल कर्तव्यों का प्रावधान लिया। संविधान में पहले मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान के भाग 4A के अंतर्गत 51A अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। ये मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के माध्यम से किया गया। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये हमने रूस से लिया। अगला जो प्रावधान है कि प्रस्तावना में हमने न्याय शब्द सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से जो न्याय होगा, ये जो आदर्श हैं ये आदर्श हमने सोवियत संघ रूस से लिए हैं। चलिए हम अगले देश की बात करते हैं। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान को समय समय पर अपडेट करने और उसे समय और परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिए संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था की। तो ये संविधान संशोधन का जो प्रावधान है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अलावा जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार होगा। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। वही यूएसए में क्या होता है कि जो वहां का उच्च सदन है सीनेट, उनके जो सदस्य हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता द्वारा चुनाव होता है और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। चाहे कितना ही बड़े राज्य क्यों ना हो, 2 ही सदस्य निर्वाचित होंगे। यूएसए में 50 राज्य हैं और सीनेट में टोटल कितनी संख्या हो गई सदस्यों की, 100 सदस्य संख्या। ठीक है, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा जो उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन की जो पद्धति है कि उनका निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगा, ये प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।